हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं, आपके सामने दिख रहा होगा खंड सिद्धांत या फिर सेक्टर थ्योरी, जिसे होमर हायट ने दिया था। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो भी इन्होंने अलग अलग प्रकार के जो इनके त्रिज्य खंड थे 5 स्तरीय 5 पेटियों में इन्होंने डिवाइड करने की बात की कि किसी स्थान पे उनके किराए के आधार पे या फिर उसके आवासीय भूमि उपयोग के आधार पे उन्होंने वर्गीकरण की बात की थी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या व्याख्या की थी और साथ ही साथ इसमें उनकी आलोचनाओं से संबंधित भी देखेंगे और यहाँ पे इस सिद्धांत का मूल्यांकन भी हम लोग करेंगे। हालांकि ये जो आपके सामने इमेज दिख रहा है तो इसको हमने पहले ही बना के आप सभी को एक बार शेयर किया था, तो उस समय इसका बहुत ज़्यादा डिटेल हमने नहीं बनाया था। तो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पूरा, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी यहाँ पे आपको नोट डाउन कर दिया गया है। आगे इसमें हमने कुछ नोट्स को भी इंक्लूड किया है जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, या आप यदि नोट्स बनाना चाहते हैं सब्जेक्ट का तो उसको आप उसी अकॉर्डिंग सेम लिख लीजिए नोट्स, क्योंकि वो वहाँ पे भी जो हमने किया है बहुत सेलेक्टिव मैटर या सेलेक्टिव तरीके से वहाँ पे हमने लिखा है। तो यहाँ पे देखिए कि जो होमर हायट था, इनकी थ्योरी 1939 में दी गई थी और ये आधारित था हर्ड के अच्छे सिद्धांत पे, अच्छी वृद्धि के सिद्धांत पे। और इन्होंने नगरों को तारा नुमा माना था, यानी जो नगर है वो तारा नुमा है या उनकी जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, अरीय होती है। और इन्होंने आवासीय भूमि के उपयोग की यहाँ पे व्याख्या की, साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्टर किराया को भी यानी रेंट को भी इन्होंने यहाँ पे आधार बनाया था। यातायात के महत्व पे भी इन्होंने बल दिया था और नगर को वृत्तनुमा भी इन्होंने माना था। अब यहाँ पे इनकी आलोचना जो किए थे वो फायरे महोदय ने किए थे। ये हम लोग ओरली यहाँ पे देख रहे हैं, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। और इन्होंने जो पहला मॉडल माना था, यानी कि जो पहला एरिया जो सेंटर नगर का क्षेत्र है ये आपका होता है CBD जोन, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा जो इन्होंने माना कि होलसेल एरिया है, यानी यहाँ पे लाइट मैन्युफैक्चरिंग होता है, हल्के निर्माण उद्योग यहाँ पे शामिल किए जाते हैं, यानी कि ये आपका जो नगर क्षेत्र है उसके एक तरफ पूरी तरह से। और जो लो क्लास रेजिडेंशियल यानी निम्न वर्गीय क्षेत्र है, ये लगभग आपका जो नगर क्षेत्र है उसके 3 ओर इसका विस्तार पाया जाता है। देखिए यहाँ पे इधर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बचा कितना है, ये वाला, यही पार्ट केवल बचा है जहाँ पे लो क्लास रेजिडेंशियल नहीं है। और जो चौथा इन्होंने बताया, चौथी पेटी नगर की, तो उन्होंने ये बताया कि ये आपका होता है मीडियम क्लास रेजिडेंट। तो मीडियम क्लास जो रेजिडेंट्स होते हैं ये आपके जो हाई क्लास रेजिडेंशियल होते हैं इसके आसपास होते हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, ये तो एक नॉर्मली हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब आइए हम लोग आते हैं डिटेल पे। तो यहाँ पे होमर हायट का जो खंडीय स्तर सिद्धांत है, इन्होंने 142 शहरों में प्रश्न ये पूछा जाता है कहाँ पे इन्होंने इसका उपयोग किया, यानी कि भूमि उपयोग का जो आवासीय भूमि उपयोग का सिद्धांत था इनका, वह कहाँ पे लागू किया गया पहली बार। तो इन्होंने USA में इसे लागू किया और 142 शहरों के अध्ययन के बाद इन्होंने यह सिद्धांत दिया। और इनका यह सिद्धांत आर्यमहर्ड के अच्छे सिद्धांत पे आधारित था। अब यहाँ से आप देख लीजिए एक बार, फिर वहाँ पे आपने इंग्लिश में देखा था, यहाँ हिंदी में है कि जो आपका नगर क्षेत्र है CBD थोक व्यापार और हल्के निर्माण उद्योग द्वितीय में है, तीसरे में निम्न वर्गीय आवास, चतुर्थ में आपका मध्यम वर्गीय आवास, पंचम में उच्च वर्गीय आवास। ठीक, अब आइए इसका हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, फिर आपको हम मैप पे ले जाएंगे और मैप का या ये फिगर का पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी विद्वान होमर हायट के द्वारा अमेरिका के 142 नगरों की आकारकी के अध्ययन के आधार पे 1939 में इन्होंने इसका दिया, यानी कि जो USA के नगरों की मॉर्फोलॉजी थी उसको उन्होंने वहाँ पे स्टडी किया, उसको स्टडी करके उन्होंने यह सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत आर्यमहर्ड के अक्षीय वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, अक्षीय वृद्धि का सिद्धांत आर्यमहर्ड ने दिया और सेक्टर थ्योरी होमर हायट की है। इस सिद्धांत के अनुसार
समूचे नगर को लगभग वृत्ताकार माना गया और उसके विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग प्रकार के खंडों में डिवाइड कर दिया गया। यह केवल एक तत्व किराया यानी आपसे हमने बात किया था रेंट और विभिन्न आवासीय विशेषताओं की श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। कौन सा? जो आपका वृत्ताकार में इन्होंने डिवाइड किया और इसे अलग अलग खंडों में इसे बांट दिया इन्होंने। हायट के त्रिज्यखंड सिद्धांत के अनुसार विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र यानी जो फंक्शनल एरिया हैं वो सीबीडी से बाहर की ओर क्या अरीय रूप में पाए जाते हैं, यानी कि जो एक प्रकार से आप वृत्ताकार मान सकते हैं, इस तरह से वो पाए जाते हैं। अर्थात सीबीडी के चारों तरफ जो फंक्शनल एरिया हैं वो अरीय रूप में पाए जाते हैं। यदि नगर के पूर्वी खंड में, अब यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई नगर है और कह रहा है कि नगर के पूर्वी खंड में, ये ईस्ट हो जाएगा, नगर के पूर्वी खंड में उच्च किराए वाला आवासीय क्षेत्र स्थित होता है तो उसका विस्तार सदैव किधर होगा? नगर के पूर्वी खंड की बाह्य सीमा की ओर ही होगा। अर्थात कि उन्होंने जो उच्च वर्गीय क्षेत्र माना कि मान लीजिए अमीर लोग जहाँ पे रह रहे हैं, उच्च वर्गीय लोग जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ का विस्तार पूर्व की तरफ अगर वो स्थित है तो वो पूर्व की बाह्य सीमा की ओर ही उसका विस्तार होगा, न कि इसके इर्द गिर्द। ठीक। इस प्रकार यदि निम्न स्तरीय आवासीय क्षेत्र नगर के दक्षिण में है तो उसका विस्तार उसी खंड में नगर की बाह्य सीमा की ओर होगा। अर्थात इससे क्या स्पष्ट होता है कि उन्होंने माना कि जो भी खंड या जो भी आवासीय क्षेत्र जहाँ पे है उसका विस्तार उसी की तरफ ही होगा, न कि उसके विपरीत। अर्थात यदि जो द्वितीय खंड है या जो आपका निम्न स्तरीय आवासीय क्षेत्र है यदि वो दक्षिण में है तो उसका विस्तार दक्षिण की ओर नगर की बाह्य सीमा की ओर होगा। और विभिन्न किराया दर वाले खंड एक या एक से अधिक दिशा में हो सकते हैं, यानी जो अलग अलग रेंटल एरिया हैं उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन आवासीय भूमि उपयोग के क्षेत्रों में परिवर्तन नहीं होगा। रेंटल एरिया में यहाँ पे परिवर्तन हो सकता है। सामान्यतः निम्न किराए वाले क्षेत्र सीबीडी के कई और एक से अधिक त्रिज्यखंड में स्थित होते हैं। ठीक। इस प्रकार हायट ने 5 प्रकार के त्रिज्यखंडों की व्याख्या किया है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका निम्न स्तरीय क्षेत्र है, निम्न वर्गीय आवास हैं, ये रेंटल एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग दिशाओं में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए थर्ड वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। थर्ड वाला क्या है? निम्न वर्गीय आवास क्षेत्र है, लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं। तो ये हर जगह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये हाई क्लास के लोग हैं 5वें नंबर पे। तो हाई क्लास के लोग यानी उच्च वर्गीय जो रेजिडेंशियल है, ये यहाँ पे इसका विस्तार आप देख रहे हैं बाहर की ओर जैसे जैसे हो रहा है ऐसे बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से फोर्थ वाले में भी देखिए बाहर की ओर बढ़ता जा रहा है, थर्ड वाले में भी बाहर की ओर बढ़ता जा रहा है। अर्थात कि उन्होंने बताया कि जो भी आवासीय क्षेत्र जहाँ पे होगा उसका विस्तार नगर की बाहरी सीमा की ओर होगा और उसी दिशा में होगा। तो यानी कि जो ये वाला एरिया है, कलर चेंज कर दें तो यहाँ पे देखिए यदि इसका मान लीजिए 5 नंबर को ले लीजिए तो यहाँ पे जो क्षेत्र इसका कम है, लेकिन जैसे जैसे ये नगर के बाहर की ओर बढ़ा है इसका आवासीय क्षेत्र यहाँ पे बढ़ता हुआ गया है। क्लियर हुआ? इसमें कुछ विशेष है नहीं। और जो आपको यहाँ पे जानना था यही है कि उन्होंने ये बताया कि जो यहाँ पे आवासीय क्षेत्र होंगे यदि वो जिस भी दिशा में वहाँ पे हैं उसी दिशा में नगर की बाएं ओर उनका विस्तार देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो रेंटल यानी किराए वाले जो क्षेत्र हैं वो सीबीडी के कई और एक से अधिक त्रिज्यखंड में स्थित होते हैं। यहाँ पे इनका त्रिज्यखंड का जो प्रकार है वो भी देख लीजिए। पहले पे उन्होंने बताया कि ये सीबीडी है, दूसरे में बताया कि यहाँ पे थोक व्यापार और हल्के उद्योग किए जा सकते हैं, तीसरा ये निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र है, चौथा मध्यम वर्गीय, पांचवा उच्च वर्गीय। यानी कि इन्होंने जो अपना ये त्रिज्यखंड बताया होमर और हायट ने, इसमें इन्होंने ये माना कि जो
हल्के और विनिर्माण उद्योग हैं ये आपके कहाँ पे होंगे, जो निम्न स्तरीय आवास क्षेत्र है, ताकि यहाँ पे आसानी से श्रम की उपलब्धता भी यहाँ पे हो जाती है। और ये आपके नगर के दोनों तरफ यहाँ पे आपका दिखाया गया है। और जैसे जैसे ये नगर के इधर आते हैं ऐसे इसमें बढ़ोतरी देखी जाती है, यानी नगर की बाह्य सीमा की ओर ये बढ़ रहे हैं। और निम्न वर्गीय क्षेत्र हर जगह आपको पाया जाएगा। आप किसी भी सिटी का एग्जाम्पल ले लीजिए तो सिटी के लगभग चारों दिशाओं में आपको निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र देखने को मिलेंगे। मान लीजिए आप एनसीआर की बात कर लें, एनसीआर की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें। नई दिल्ली में आप देखेंगे यहाँ से लगभग 28-30 किलोमीटर, या मान लीजिए यदि आप मुखर्जी नगर रह रहे हैं तो मुखर्जी नगर के पीछे या नेहरू विहार के पीछे जो आपका बस्ती वाला पूरा एरिया पड़ता है, तो ये इस तरह से भी हो सकता है ना। ये देखिए वहाँ पे मान लीजिए अगर उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र वहाँ पे नेहरू विहार के आसपास है ही, और यदि मान लीजिए उसका सेंटर आपको मान लिया जाए या वहाँ पे कोई स्पेसिफिक एरिया को मुखर्जी नगर को यदि सेंटर मान लिया जाए, तो इधर जो वृद्धि आपको देखने को मिलेगी इस तरह से मिलेगी। लेकिन वहाँ पे छोटे स्तर पे आसपास में मुखर्जी नगर के नज़दीक या फिर मान लीजिए कोई भी आप स्पेसिफिक यहाँ पे आप अपना शहर ले सकते हैं, जिस शहर के बारे में आप जान रहे हों, तो उस शहर में जो सिविल लाइन्स एरिया है या चौक एरिया है उसके आसपास कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पाए जाएंगे जो निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र में रह रहे हैं या घरों में सफाई कर रहे हैं या इस तरह से काम करते हैं। और साथ ही साथ इनका विस्तार दूर भी होगा, यानी नगर के बाहर भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने निर्धारक तत्व बताए हैं कि उच्च किराए वाले जो क्षेत्र हैं उनके स्थानांतरण के बारे में, कि उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र के निर्धारक तत्व क्या हो सकते हैं। तो उच्च वर्गीय जो आवासीय क्षेत्र हैं उसके निर्धारक तत्वों की बात करें तो यहाँ पे आपका इनका विकास परिवहन मार्गों के सहारे और व्यापारिक केंद्रों की ओर होता है। जो उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र हैं यानी 5 नंबर वाला, ये क्या है, परिवहन मार्गों के सहारे व्यापारिक केंद्रों की ओर होता है। उच्च किराए वाले क्षेत्र बाढ़ मुक्त और उच्च भूमियों की ओर अग्रसर होते हैं, यानी कि जिधर आपको बाढ़ मुक्त एरिया रहेगा, उच्च भूमियाँ रहेंगी, उधर ही आपको ज़्यादा उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र देखने को मिलेंगे। उच्च किराए वाले क्षेत्र आवासीय क्षेत्र का जो विकास है वो नगर के उस भाग में होता है जो स्वतंत्र, खुला और विस्तृत तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अग्रसर होता है। यह क्षेत्र मृत छोर से दूर होते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यालय, बैंक, भंडारण गृह आदि जो है उच्च आवासीय क्षेत्र की ओर ही आकर्षित होते हैं, यानी कि इधर ही उनका निर्माण किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बहुत कुछ समझने की बात नहीं है, बस यहाँ पे दिया कि जो उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र हैं उसका निर्धारण यदि हो जाएगा तो जो अन्य वर्गीय क्षेत्र हैं, अन्य आवासीय क्षेत्र हैं, उसका निर्धारण आसानी से हम लोग कर पाएंगे। यदि मान लीजिए आपका जो सिटी है, शहर है, उसके मान लीजिए आपने जो भी आवासीय क्षेत्र है उसका निर्धारण पूर्वी भागों में कर दिया, तो उच्च वाले तो इधर चले जाएंगे और इसी आधार पे आप अन्य क्षेत्रों का भी निर्धारण यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक, और इनकी आलोचना की बात कर लें यहाँ पे तो बर्गेस की अपेक्षा, बर्गेस का कौन सा सिद्धांत था, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत है। तो बर्गेस का जो कंसेंट्रिक जोन थ्योरी है उसकी अपेक्षा हायट के सिद्धांत को कम आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसका कारण ये भी था कि हायट ने अनेक व्यवहारिक आंकड़ों का भी उपयोग किया, जैसे नगरीय विकास में यातायात मार्गों का इन्होंने महत्व दिया और इन्होंने किराए को भी महत्व दिया, क्योंकि इस समय वर्तमान में जो नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पे रेंट का फैक्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ जो यातायात के मार्ग हैं वो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हायट के आलोचक में वाल्टर फायरे भी थे और ये प्रमुख रूप से हैं। फायरे ने बोस्टन नगर पर किए शोध के अनुसार कुछ मूलभूत आपत्तियां उठाईं और उन्होंने कहा कि हायट के इस सिद्धांत में भूमि उपयोग के निर्धारण में सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को समुचित महत्व नहीं दिया गया।
तो आपने देखा कि जो हायट थे वो किन आधारों पे किया, आवासीय क्षेत्र यानी आवासीय भूमि उपयोग में उन्होंने 2 आधार प्रमुख माने, एक आपका यातायात परिवहन मार्ग, और दूसरा उन्होंने क्या माना, दूसरा माना उन्होंने रेंट यानी किराया और परिवहन मार्ग। इन दोनों के आधार पे उन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो हालांकि एक हद तक यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा महत्व मिला, लेकिन बर्गेस ने बोस्टन नगर के फायरे ने जब बोस्टन नगर पे शोध किया, रिसर्च किया, तो उन्होंने देखा कि इन्होंने रेंट परिवहन मार्ग तो शामिल किया, राइट है, लेकिन किसी भी नगरों का कई नगर ऐसे होते हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पे भी उनका निर्धारण होता है। सांस्कृतिक नगर आप जिन्हें कह सकते हैं, जैसे आप वाराणसी काशी नगरी को ले लीजिए, ठीक, इस तरह से कई नगर ऐसे आपको मिल जाएंगे जो सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के भी आधार पर निर्धारित होते हैं, तो वहाँ पे ये भी फैक्टर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हालांकि इसकी आलोचना यानी हायट की आलोचना इन्हीं आधारों पे ही की जाती है। तो यहाँ पे जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपका प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, या तो पूछेगा कि जो होमर और हायट का त्रिज्यखंड था उसमें उच्च वर्गीय क्षेत्र निम्न में से कौन था, 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, इस तरह से भी देता है, या आपको फिगर भी बना के दे देगा और यहाँ पे ऐसे करके आपको क्वेश्चन मार्क दे देगा, पूछेगा इसके स्थान पे निम्न में क्या होगा, और इन सभी को लिख देगा, उसमें से ऑप्शन बना देगा, ठीक। या तो यहाँ से आपका ये पूछा जा सकता है, या यहाँ पे पूछा जाता है इनका बेस क्या था और इनकी आलोचना किसने की थी, यह सिद्धांत इनका किस पे आधारित रहा है। क्लियर हुआ। तो हर्ड पे आलोचना फायरे ने, और इन्होंने अपना सिद्धांत कहाँ पे उपयोग किया, ये अमेरिका में ही। कितने नगरों पे, 142 नगरों पे। क्लियर हो गया ना, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये वीडियो आप अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिए। और फर्स्ट पेपर का यदि आप शामिल होना चाह रहे हैं पेड कोर्स में, तो उसमें अभी कुछ सीटें बची हैं, तो हालांकि चालू हो चुका है ग्रुप कल से, लेकिन यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो शामिल हो सकते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज करके वहाँ पे आप शामिल हो सकते हैं, ठीक। फर्स्ट पेपर का, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपके यूजीसी नेट की परीक्षा को पास करने में एक अहम रोल अदा करता है। और यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न यदि 25 से या 22 से 27 तक आप सही कर रहे हैं और 1-2 से आपका रुक रहा है, तो निश्चित तौर पे आप कहीं भी उन टॉपिक्स को या खुद पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए, या फिर कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सभी टॉपिक पे जब पकड़ बन जाएगी, तो जो अब एनटीए का प्रश्न बना रहा है फर्स्ट पेपर का, वो वन लाइनर टाइप का नहीं बना रहा है, बहुत विश्लेषणात्मक तरीके से वो बना रहा है। और आप देख सकते हैं कि उस पर आपके जो टाइम है काफ़ी लगते हैं और आसानी से आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यदि कितना भी आप पढ़ लिए हों या खुद से एक किताब से पढ़े हैं, तो आपका यदि मान लीजिए रिसर्च एप्टीट्यूड में तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि टॉपिक वही रहेगा, लेकिन इतना डीप प्रश्न बनाया रहेगा जिसमें के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं रहेगी या आपने सुना नहीं होगा। तो इसलिए यदि आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, चूँकि देखिए होता क्या है कि यूट्यूब पे आपको टॉपिक वाइज सभी मटेरियल नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। यदि आप चाहें कि यहाँ पे 10 यूनिट कोई भी कंप्लीट करा दे, क्योंकि YouTube के द्वारा उसको उतने पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे यदि आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है तो वो मुश्किल से आपको 2 से लेके 4 यूनिट 6 यूनिट कंप्लीट कराएगा, सभी यूनिट नहीं करा सकता है। या सभी यूनिट करा दे और आपको यहाँ पे टेस्ट भी अवेलेबल करा दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक, क्योंकि YouTube के थ्रू उसको उतने अर्निंग नहीं हो पाएगी, और क्योंकि इसको बनाने में उसको टाइम भी लगेगा और अन्य लोगों की भी सहायता यहाँ पे लेनी पड़ सकती है। तो इसलिए आप देखते हैं कि कोई यहाँ पे नहीं कराता है, लेकिन हमने आपको यहाँ पे फर्स्ट पेपर के भी लगभग 3 यूनिट कराए हैं, 10 ईयर के साल भी यहाँ पे कराए हैं फ्री में। ये सब आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ज्योग्राफी का भी हमने आपका लगभग 6 यूनिट करा दिया है, और टोटल टॉपिक वाइज कराया 6 यूनिट कौन कौन से हमने कराया है वो भी आपको बता दे रहे हैं। पहला यूनिट है जियोमॉर्फोलॉजी कराया है, क्लाइमेटोलॉजी कराया है और ओशिनोग्राफी कराया है,
इन्वायरमेंट ज्योग्राफी हो गया, और आपका यहाँ पे ज्योग्राफिकल थॉट भी हमने करा दिया है, ज्योग्राफिकल थॉट भी कराया है, ठीक। और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के भी सॉल्व हमने आपको यहाँ पे दे दिए हैं डिटेल्ड में। इंडियन ज्योग्राफी भी हमने आपको अनअकैडमी पे बताया है कि वहाँ पे हमने करा दिया है कंप्लीट वाला, अनअकैडमी पे जाके आप उसे देख सकते हैं। और अनअकैडमी पे भी आपको वहाँ पे हमने फ्री में ही कराया है, फ्री कोर्स में आप जाएंगे, वहाँ पे दिवाकर यादव नाम टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और पूरा वहाँ पे सीरियल वाइज से मैप के अकॉर्डिंग कराया है। वहाँ पे ही अनअकैडमी पे फ्री कोर्स में हमने लगभग आपको 56 प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल कराए हैं ज्योग्राफी के, लगभग 10 प्रश्नों के, तो उसको भी आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें पर्याप्त हैं आपके लिए, और इससे ज़्यादा मुश्किल है देना। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको अब मॉडल और थ्योरी भी यहाँ पे करा रहे हैं, तो मॉडल और थ्योरी भी करा देंगे। तो जितना कराया है, यदि आपने इतना ही फोकस्ड करके देख लिया तो इतनी गारंटी है कि नेट तो आपका कोई नहीं रोक सकता। जेआरएफ के लिए आपको प्रॉपर तरीके से पूरी टॉपिक पढ़ना होगा, लेकिन नेट के लिए जो चीज़ें आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्व और जितना यूनिट है उतना करा दिया गया है। यदि आपको बेसिक जानकारी है ज्योग्राफी की तो आप वीडियो को देख के निश्चित तौर पे नेट क्रैक कर सकते हैं, और नहीं तो आप खुद नेट का जो पेपर आया है उसको देख लीजिए, और हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाए गए उसको देख लीजिए कि आपको कितने यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देखेंगे, खुद ही इवैल्यूएशन करेंगे कि कहाँ पे कितना यूजफुल मटेरियल आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आप अब बच्चे नहीं रहे हैं, आप मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक। तो इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।